नमस्कार। तो आज गांधी हत्या षड्यंत्र की इस कड़ी में हम बात करेंगे 20 जनवरी 1948 की। जी हां, मैंने आपको बताया कि 19 जनवरी की शाम को सारे षड्यंत्रकारी जो हैं वो दिल्ली में पहुंच चुके थे। गोपाल गोडसे, दिगंबर भड़गे, उसका नौकर शंकर किस्तैया और मदन लाल पाहवा, ये चारों लोग रुके हुए थे हिंदू महासभा के दफ्तर में। और विनायक गोडसे, आप्टे और विष्णु करकरे ये रुके हुए थे कैनाट प्लेस के एक होटल मरीना। तय ये हुआ था कि 20 जनवरी को सुबह सुबह 8 बजे ये सारे लोग जो हैं हिंदू महासभा में मिलेंगे और वहां से फिर बिरला भवन जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि सुबह सुबह 20 जनवरी को जब सोकर उठा तो विनायक गोडसे को माइग्रेन शुरू हो गया। उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। जब उसको माइग्रेन शुरू हो गया तो फिर वो नहीं निकला, वो होटल में ही रुक गया। बाकी सारे लोग वहां से बिरला भवन ये लोग गए हुए थे रेकी करने के लिए। आप जानते हैं बिरला भवन में गांधी रुके थे, वहां पर उनकी प्रार्थना सभा होती थी। तो योजना ये थी कि प्रार्थना सभा के समय उनकी हत्या की जाए। तो रेकी करने के लिए, जगह देखने के लिए ये सारे लोग जो हैं बिरला भवन गए थे। वहां पर इन लोगों ने हत्या की योजना बनाई। वो योजना क्या थी मैं आपको अभी बताऊंगा, जिससे आपको हत्यारों के दिमाग के बारे में समझने में बहुत मदद मिलेगी। वहां से ये लोग हिंदू महासभा के दफ्तर फिर आए और हिंदू महासभा के दफ्तर से सारे लोग हथियार चलाने की प्रैक्टिस करने के लिए बिरला भवन के पीछे जो जंगल थे वहां पे गए। अब वहां बड़ी मजेदार घटना हुई। गोपाल गोडसे की जो .32 बोर की वेबलेस कट रिवॉल्वर थी, जो उसको सेकेंड वर्ल्ड वार में मिली थी, उसने वापस नहीं किया था, अपने गांव में छिपा कर रखा हुआ था मिट्टी के नीचे। वो काम नहीं कर रही थी, जंग लग गई होगी या कोई और दिक्कत होगी, वो काम नहीं कर रही थी। फिर हुआ कि चलो दिगंबर भड़गे वाली जो बंदूक है उसको चला के देख लिया जाए, जो दिगंबर भड़गे खरीद के लाया था। जब उस बंदूक में कारतूस लगाए गए तो मालूम चला कि बंदूक तो ठीक है लेकिन कारतूस गलत आ गया है। अब कारतूस गलत आ गए हैं, बंदूक ठीक है, तो फिर उसका भी उपयोग संभव नहीं था। वो दूर से फायर नहीं कर सकती थी, उसके लिए बहुत नजदीक जाके फायर करना पड़ता। अभी ये लोग सारा कुछ कर ही रहे थे कि उधर से कुछ संतरी गुजरे। जब संतरी गुजरे तो ये लोग डर गए कि यहां पकड़े जाने का खतरा है। गोपाल ने उसको समझा बुझा लिया कि हम यात्री हैं, टहलने आए हैं। और वहां से फिर ये सारे लोग जो हैं मरीना होटल गए। मरीना होटल में ये लोग लगे और फिर वहां पे गोपाल गोडसे की बंदूक ठीक हो गई और इन लोगों ने योजना फाइनल की। योजना क्या थी उसको समझिए। योजना ये थी कि शंकर किस्तैया और दिगंबर भड़गे के हाथ में होगी बंदूकें। यानी एक बंदूक गोपाल गोडसे वाली जो ठीक हो गई थी और दूसरी बंदूक जिसको नजदीक से चलाना था वो दिगंबर और शंकर किस्तैया के पास। इसके बाद क्या होगा? मदन लाल पाहवा, जिसके बारे में मैंने बताया कि आपको रिफ्यूजी था, उसको गांधी जहां भाषण देते थे बैठ के, उसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर था, उनमें से एक सर्वेंट क्वार्टर में छिपना था और वहां से एक हथगोला चलाना था। वो हथगोला चलाता तो भगदड़ मचती और भगदड़ मचने के बाद उसी भगदड़ का फायदा उठा के शंकर किस्तैया, यानी वो मासूम नौकर जिसको कुछ नहीं मालूम था इस षड्यंत्र के बारे में, जो इसमें सिर्फ इसलिए शामिल था क्योंकि उसका मालिक दिगंबर भड़गे भी शामिल था, तो शंकर किस्तैया और दिगंबर भड़गे को गोली चलाई। और गोडसे बंधुओं यानी विनायक और गोपाल और आप्टे और करकरे, इन चारों लोगों को भीड़ में रहना था। और जब ये भगदड़ मच जाती, गांधी की हत्या हो जाती, तो हथगोले फेंकते हुए भगदड़ का फायदा उठाकर भाग जाना। समझ में आ रहा होगा आपको? ये पूरा खेल ऐसा बनाया गया था कि मदन लाल पाहवा फंसे, दिगंबर भड़गे फंसे, उसका नौकर शंकर किस्तैया फंसे और बाकी लोग चुपचाप बच के निकल जाए। गांधी का अनशन खत्म हो गया था, लेकिन अनशन का असर तो था। काफी बीमार थे और काफी परेशान भी थे। 19 जनवरी को उनके मौन व्रत का दिन था, जिस दिन सबको वो जवाब लिख लिख के देते रहे। ऐसे ही शाम को मौन व्रत जब उन्होंने तोड़ा तो गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं जिन्ना का हृदय परिवर्तन हो गया है, इसका सबूत क्या है? पाकिस्तान में तो हिंदू मारे जा रहे हैं, फिर जिन्ना का काहे का हृदय परिवर्तन हुआ है? मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जिन्ना का वो एक भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि सेकुलर पाकिस्तान हमको बनाना है, उसको लेके बहुत सारे लोग आज तक जिन्ना को सेकुलर साबित करते रहते हैं। बहुत सारी किताबें हैं, मैं लिखता ही रहता हूं, आप किताबों के बारे में भी बताता रहता हूं। इफ्तिखार साहब की जो किताब आई थी लास्ट ईयर, आप उसको पढ़ सकते हैं कि जिन्ना का वो भाषण विदेशी लोगों को सुनाने के लिए था, जो विदेशी राजनयिक और पत्रकार आए थे। पाकिस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर था
वो कहीं से भी सेकुलर ना हुआ, ना आगे हो पाया। गांधी इस बात को बहुत कायदे से समझ रहे थे। नेहरू से शाम को उन्होंने कहा, अगर आप उनका समग्र पढ़ेंगे तो उसमें वो नोट्स हैं, उन्होंने कहा कि मेरा जिन्ना पर अब कोई भरोसा नहीं है, अब उसके मार्फत कोई समझौता नहीं हो सकता, किसी को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। अगर लियाकत, जो वहां के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान साहब, अगर लियाकत हिंदुस्तान आते हैं तो भी मैं उनसे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा ये तय नहीं है, मैं थक गया हूं। यानी आप देखिए, इसके अलावा भी वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि यहां का मामला ठीक ठाक हो जाए तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा और पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसकी मुखालिफत करूंगा। गांधी के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन इस बात को लोग भूल जाते हैं कि गांधी हमेशा अल्पसंख्यकों के पक्ष में। जब वो नोआखली में थे, वहां पे अल्पसंख्यक थे हिंदू, उनको बचाने के लिए उन्होंने 3 महीने वहां रहकर गांव गांव जाकर कोशिश की। दिल्ली में अल्पसंख्यक मुसलमान थे तो उनको बचाने का। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां आजादी के पहले, विभाजन के पहले ऐसे भी इलाके थे जहां हिंदू अल्पसंख्यक थे और ऐसे भी इलाके थे जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे, वहां गांधी की थियरी बहुत क्लियर थी कि अगर शांति से रहना है तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, तभी पूरे देश में शांति होगी। अब इस षड्यंत्र के बारे में 20 तारीख को प्रार्थना सभा में गांधी आए, बेहद कमजोर हो गए थे, कुर्सी पर उनको 2 लोग उठाकर ले आए और वहां पर उनकी आवाज भी बहुत कमजोर हो गई थी, वो धीरे धीरे बोल रहे थे। और सुशीला नायर जो थी, डॉक्टर सुशीला नायर, उनकी सहायिका, वो उसको, जो गांधी बोल रहे थे धीरे धीरे, उसको जोर से बोल के सुन रही थी। तभी अचानक एक धमाका हुआ, लगा कि भगदड़ मच जाएगी, लेकिन गांधी अपनी जगह से हिले नहीं। गांधी ने लोगों को शांत कराया और अपना भाषण देते रहे। उस दिन भी गांधी ने जो कहा वो मैं पढ़ना चाहूंगा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। गांधी ने कहा, मैंने आपसे कहा था अगर संभव हुआ तो मैं पाकिस्तान जा सकता हूं, लेकिन मैं तभी पाकिस्तान जाऊंगा जब वहां की सरकार मुझे मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं और सिखों के मित्र के रूप में भी बुलाए। डॉक्टरों का कहना है कि पहले मुझे अनशन के असर से मुक्त हो जाना चाहिए, और अगले 15 दिन तक ना मैं कहीं जा सकता हूं, ना कुछ ठोस खा सकता हूं। यानी 15 दिन बाद गांधी पाकिस्तान जाने की और वहां के हिंदुओं और सिखों के पक्ष में सवाल उठाने की, उनकी रक्षा करने की बात कर रहे थे। आप जानते हैं कि सुचेता कृपलानी को पहले ही उन्होंने भेजा हुआ था, जो वहां पर हिंदू और सिख जो महिलाएं थी उनको वहां से रेस्क्यू करके हिंदुस्तान भेजने में मदद कर रही थी। लेकिन षड्यंत्र असफल कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस शाम को गांधी को नहीं मारा जा सका? देखिए, मैंने पहले आपको बताया है कि दिगंबर भड़गे तो आदतन अपराधी था। इन सब में अगर कोई आदतन अपराधी था तो अवैध हथियारों का धंधा करने वाला दिगंबर भड़गे। ऐसा लगता है कि उसकी समझ में आ गया कि ये जो गोडसे आपटे करकरे हैं, ये मुझे फंसा देना चाहते हैं और चुपचाप शांति से निकल जाना चाहते हैं। तो ये लोग जिस टैक्सी से गए थे, ये लोग एक टैक्सी से सारे लोग गए थे, उस टैक्सी में जाकर उसने पहले ही हथियार अपना और शंकर किस्तैया का छुपा दिया। यानी जिस समय गांधी भाषण दे रहे थे उस समय सामने उनके दिगंबर भड़गे और शंकर किस्तैया तो थे, लेकिन उनके हाथ में हथियार नहीं था। मदन लाल पाहवा ने फेंका हथगोला और शोर मचा, जिस समय मैंने आपको बताया कि गांधी ने सबको शांत करा दिया। लेकिन जब उस प्लान के हिसाब से जब उसको हथगोला फेंकना था, उसके तुरंत बाद शंकर किस्तैया और दिगंबर भड़गे को गोली चला दी। शंकर किस्तैया और दिगंबर भड़गे तो अपनी बंदूकें पहले ही छोड़कर आ गए थे टैक्सी में, तो उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई। आपटे देखता रह गया, गोडसे देखते रह गए। उनको लगा कि अब ये गोली चलाए तो हम हथगोले फेंक कर भागे, लेकिन गोली चली नहीं। हल्की सी जो भगदड़ हुई थी वो शांत करा दी गांधी ने। गांधी का भाषण चलता रहा और ये लोग चुपचाप बाहर निकल। बाहर निकलकर इन लोगों के बीच में हल्का सा झगड़ा भी हुआ और उसके बाद उसी टैक्सी में बैठकर चारों लोग वहां से जल्दी चलो करते हुए निकल गए। वो टैक्सी थी एक सरदार सुरजीत सिंह की, और जब गांधी हत्या मुकदमा चला तो सुरजीत सिंह एक गवाह के रूप में सामने आए। अब ये सारे लोग तो निकल गए थे, लेकिन फंसा कौन? फंसा सिर्फ एक आदमी, मदन लाल पाहवा। मदन लाल पाहवा को गिरफ्तार किया गया। उसके पास हथगोला एक मिला, एक हथगोला नहीं चलाया था उसने, बाकी सारे चलाए थे, तो वह हथगोला मिला।
तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 2 लोगों ने पहचान भी की, एक सुलोचना नाम की महिला थी और एक जिस नौकर के कमरे में वो छुपा हुआ था, जिस सर्वेंट क्वार्टर में छुपा हुआ था, उसमें जो सर्वेंट रहता था, उन दोनों ने मदन लाल पाहवा की पहचान की। उसको तुगलक रोड थाने ले जाया गया और तुगलक रोड थाने में उसकी पूछताछ शुरू हुई। अब इस पूछताछ में उसने बहुत कुछ तो नहीं बताया, लेकिन 3-4 चीजें हैं। पहली चीज, उसने विष्णु करकरे के बारे में बताया। उसने ये बताया कि उनमें से एक जो है मराठी में निकलने वाले एक अखबार का संपादक है, और ऐसे ही कुछ और चीजें गोल गोल करके बताई। नंबर 1। नंबर 2, सुलोचना और उस नौकर ने इन लोगों को भागते हुए देखा था और देखा था कि कई लोग भाग के जा रहे हैं टैक्सी की तरफ। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि मदन लाल पाहवा अकेला नहीं आया था, ये एक ग्रुप का षड्यंत्र था। आखिरी बात, मदन लाल पाहवा ने बार बार कहा वे फिर आएंगे, वे दोबारा आएंगे, वे फिर आएंगे। अब देखिए, इतना कुछ जो था, मैं आगे और भी बताऊंगा अगली कड़ी में, जब पुलिस के बारे में डिटेल में बात होगी। अगली कड़ी में मैं आपसे बात करूंगा कि पुलिस ने कैसे लापरवाही की। तो जब इतना कुछ था, तो पुलिस के लिए इतना मुश्किल नहीं था बाकी लोगों को गिरफ्तार कर। लेकिन जब आप गांधी हत्या के रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, जब गांधी मुकदमे के रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, या गांधी हत्या के जो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं वो पढ़ते हैं, तो समझ में आता है, या कहीं ना कहीं ये हुक उठती है कि पुलिस ने इतने सबके बाद भी मुस्तैदी से काम नहीं किया। एक अपराधी, षड्यंत्र का एक हिस्सेदार उनकी गिरफ्त में था, उसने ढेर सारे सूत्र दिए थे। आप देखेंगे कि होटल मरीना तक पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस गांधी हत्या के षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मदन लाल पाहवा का कहा सही साबित हुआ, वे फिर आए और गांधी की हत्या करने में सफल रहे। क्या है इसके पेंच? क्या गलतियां हुई पुलिस से? क्या किसी की साजिश थी? इस षड्यंत्र में कौन कौन और शामिल हो सकता है? कहां कहां चूक हुई, कहां कहां उंगलियां उठती हैं? आगे के कष्टों में मैं आपको बताऊंगा। साथ बने रहिए, और अगर आपको लगे कि ये वीडियोस जनता के बीच में जाने चाहिए, तो इनके प्रचार प्रसार में मेरी मदद कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।